हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर जीके में इलेक्ट्रॉनिकी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इलेक्ट्रॉनिकी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रॉनिकी क्या है। तो विज्ञान के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वह क्षेत्र है जो विभिन्न प्रकार के माध्यमों जैसे निर्वात, गैस धातु, अर्धचालक, नैनो संरचना से होकर आवेशित मुख्यतः इलेक्ट्रॉन के प्रवाह और उन पर आधारित युक्तियों का अध्ययन करता है। प्रौद्योगिकी के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी वह क्षेत्र है जो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों, प्रतिरोध, संधारित्र, इंडक्टर, इलेक्ट्रॉन ट्यूब, डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी का प्रयोग करके विद्युत परिपथ का निर्माण करने एवं उनके द्वारा विद्युत संकेतों को वांछित तरीके से बदलने से संबंधित है। इसमें तरह तरह की युक्तियों का अध्ययन, उनके सुधार तथा नई युक्तियों का निर्माण आदि भी शामिल है। इलेक्ट्रॉनिकी एवं विद्युत प्रौद्योगिकी का क्षेत्र समान रहा है और दोनों एक दूसरे से अलग नहीं माना जाता था, किंतु अब नई नई युक्तियों, परिपथों एवं उनके द्वारा संपादित कार्यों में अत्यधिक विस्तार हो जाने से इलेक्ट्रॉनिक्स को विद्युत प्रौद्योगिकी से अलग शाखा के रूप में पढ़ाया जाने लगा है। इस दृष्टि से अधिक विद्युत शक्ति से संबंधित क्षेत्रों जैसे पावर सिस्टम, विद्युत मशीनरी, पावर इलेक्ट्रॉनिकी को विद्युत प्रौद्योगिकी के अंतर्गत माना जाता है, जबकि कम विद्युत शक्ति एवं विद्युत संकेतों के भांति भांति के परिवर्तनों जैसे प्रवर्धन, फिल्टरिंग, मॉड्यूलेशन, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्शन आदि से संबंधित क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिकी कहा जाता है। अब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिकी के भाग। तो पहला है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी। तो इन परिपथों में विद्युत संकेतक सतत एनालॉग होते हैं और उनका प्रसंस्करण करने के बाद भी वे सतत ही बने रहते हैं। उदाहरण के तौर पर ट्रांजिस्टर प्रवर्धक एक एनालॉग सिस्टम है। ऑपरेशन एम्पलीफायर के विकास एवं आईसी के रूप में इसकी उपलब्धता से एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में एक क्रांति आएगी। दूसरा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी। इसमें विद्युत संकेत अंकीय होते हैं। अंकीय संकेत बहुत तरह के हो सकते हैं, किंतु बाइनरी डिजिटल संकेत सबसे अधिक उपयोग में आते हैं। 0, 1, ऑन ऑफ आदि बाइनरी संकेतों के ही कुछ उदाहरण हैं। जब से एकीकृत परिपथों इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रादुर्भाव हुआ है और एक छोटी सी चिप में लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। आधुनिक व्यक्तिगत कंप्यूटर, पीसी तथा सेलफोन, डिजिटल कैमरा आदि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी की देन है। अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी ने सिग्नल प्रोसेसिंग को एक नया आयाम दिया है, जिससे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग कहते हैं। एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग की तुलना में यह बहुत सुविधाजनक और प्रभावकारी है। अब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिकी के कुछ उदाहरण। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्म भाग जो किसी भी रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है परंतु मुक्त अवस्था में नहीं रहता। दूसरा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक उप परमाणु कण है जिसका विद्युत आवेश ऋणात्मक होता है और यह परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और इसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। तीसरा है विद्युत क्षेत्र। किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेशित वस्तु बल का अनुभव करती है तो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। चौथा है चुंबकीय क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी बिंदु पर रखी गई चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है और इस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय सुई जिस दिशा में ठहरती है उसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहते हैं। पांचवा है अर्धचालक। अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिसकी विद्युत चालकता चालकों से कम किंतु कुचालकों से अधिक होती है। चालक जैसे तांबा और कुचालक जैसे कांच। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम अर्धचालकों के कुछ उदाहरण हैं।
छठवां है प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED। यह एक अर्धचालक डायोड है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। सातवां है माइक्रो प्रोसेसर। एक ऐसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को एकीकृत परिपथ के रूप में प्रयोग कर तैयार किया जाता है। इससे कंप्यूटर के केंद्रीय प्रकरण इकाई की तरह भी काम लिया जाता है। आठवां है लॉजिकल गेट। यह एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जो एक या अधिक इनपुट लेकर मानक आउटपुट देता है। कंप्यूटर में सभी परिपथ का निर्माण लॉजिकल गेट से ही किया जाता है। उदाहरण के लिए एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट्स ETC इत्यादि। अब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिकी का इतिहास। तो इलेक्ट्रॉनिकी का आधुनिक रूप रेडियो एवं दूरदर्शन के विकास के रूप में सामने आया। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयुक्त रक्षा उपकरणों एवं रक्षा तंत्रों से भी इसका महत्व उभर कर सामने आया। इलेक्ट्रॉनिकी के विकास की मुख्य घटनाएं एवं चरण इस प्रकार रहेंगे, जिनको हम संक्षेप में जानेंगे। 1893 थॉमस अल्वा एडिसन ने पाया कि निर्वात में इलेक्ट्रॉन धातु के एक चालक से दूसरे चालक में प्रभावित हो सकते हैं और इसी सिद्धांत पर निर्वात डायोड और ट्रायोड बने। 1893 निकोलाई टेस्ला द्वारा रेडियो संचार का प्रदर्शन किया गया। 1896 मार्कोनी ने रेडियो संचार का व्यवहारिक प्रदर्शन करके दिखाया। 1904 जॉन अम्ब्रोस फ्लेमिंग ने पहला डायोड बनाया जिसे रेडियो ट्यूब कहा गया। 1906 रॉबर्ट वॉन लीवेन और ली डी फॉरेस्ट ने स्वतंत्र रूप से ट्रायोड का निर्माण किया और इलेक्ट्रॉन ट्यूब का पहला उपयोग रेडियो संचार में हुआ। 1947 बेल प्रयोगशाला में कार्यरत विलियम शाकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। 1959 एकीकृत परिपथ का आविष्कार हुआ। इसमें पहले इलेक्ट्रॉनिक परिपथ अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से जोड़कर बनाए जाते थे। 1968 माइक्रो प्रोसेसर का विकास इंटेल में जो कार्यरत हैं मार्शियल हाफ ने के द्वारा किया गया। अब जानते हैं दोस्तों सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसे आमतौर पर ICT कहा जाता है, का प्रयोग अक्सर सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात IT के पर्यायवाची के रूप में किया जाता है, लेकिन आमतौर पर अधिक सामान्य शब्दावली है जो आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी में दूरसंचार जैसे टेलीफोन लाइन, वायरलेस संकेतों की भूमिका पर जोर देती है। ICT में वे सभी साधन शामिल होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर एवं नेटवर्क हार्डवेयर दोनों और साथ ही साथ आवश्यक सॉफ्टवेयर सहित सूचना एवं सहायता संचार का संचालन करने के लिए किया जाता है। ICT में IT के साथ साथ दूरभाष संचार, प्रसारण मीडिया और सभी प्रकार के ऑडियो और वीडियो प्रक्रमण एवं प्रेषण शामिल होते हैं। इस अभिव्यक्ति का सबसे पहला प्रयोग 1997 में डेनिस स्टीवेंस द्वारा ब्रिटेन की सरकार को भेजी गई एक रिपोर्ट में किया गया था। सन 2000 में ब्रिटेन के नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संबंधी दस्तावेजों द्वारा इसका प्रचार किया गया। अब ICT शब्द का प्रयोग टेलीफोन नेटवर्कों का कंप्यूटर नेटवर्कों के साथ एक एकल केबल या लिंक प्रणाली के माध्यम से संयुग्मन, जिसको अभिसरण करने के लिए किया जाता है। टेलीफोन नेटवर्कों का कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली के साथ संयुग्मन करने के व्यापक आर्थिक लाभ, जैसे टेलीफोन नेटवर्क की समाप्ति के कारण भारी लागत से बचत होती है, बदले में इनके संगठनों के विकास को प्रेरित किया है, जिसमें उनके नाम में ICT शब्द का प्रयोग दो नेटवर्क प्रणालियों के संयुग्मन करने की प्रक्रिया में उनकी विशेषज्ञता को सूचित करने के लिए किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि कार्यों तथा इन कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है
और सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर पर आधारित सूचना प्रणाली का आधार है। परिभाषा: अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है सूचना का एकत्रीकरण, भंडारण, प्रोसेसिंग, प्रसार और प्रयोग। यह केवल हार्डवेयर अथवा सॉफ्टवेयर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन प्रौद्योगिकी के लिए मनुष्य की महत्ता और उसके द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना। इन विकल्पों के निर्माण में निहित मूल्य यह निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त मानदंड है कि क्या मानव इस प्रौद्योगिकी को नियंत्रित कर रहा है और इससे उसका ज्ञान संवर्धन हो रहा है। कारक जानते हैं इनके। अर्धचालक प्रौद्योगिकी तो परिपथों का लघुकरण, कंप्यूटिंग शक्ति में वृद्धि, उन्नत क्षमता युक्त एकीकृत परिपथों का विकास। सूचना भंडारण, आंकड़ा भंडारण क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हुई। नेटवर्किंग, प्रकाशीय तंतुओं जैसे ऑप्टिकल फाइबर का तकनीकी में अत्यधिक विकास होने के कारण नेटवर्किंग सस्ती, तेज और आसान हो गई। सॉफ्टवेयर तकनीकी, नित्य नए और उपयोगी सॉफ्टवेयरों के आने से सूचना प्रौद्योगिकी और अधिक उपयोगी बन गई। महत्व जाने तो सूचना प्रौद्योगिकी सेवा अर्थतंत्र का आधार है। पिछड़े देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एक सम्यक तकनीकी है। गरीब जनता को सूचना संपन्न बनाकर ही निर्धनता का उन्मूलन किया जा सकता है। सूचना संपन्न से सशक्तिकरण होता है। सूचना तकनीकी प्रशासन और सरकार में पारदर्शिता लाती है। इससे भ्रष्टाचार को कम करने में सहायता मिलती है। सूचना तकनीकी का प्रयोग योजना बनाने और नीति निर्धारण निर्णय लेने में होता है और यह नए रोजगारों को सृजन करती है। इसके प्रमुख घटक: कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, इसके अंतर्गत माइक्रो कंप्यूटर, सर्वर, बड़े मेनफ्रेम कंप्यूटर के साथ साथ इनपुट, आउटपुट एवं संग्रहण करने वाली युक्तियां आती हैं। दूसरा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, इसके अंतर्गत प्राचलन प्रणाली, वेब ब्राउज़र, सर्वर तथा व्यापारिक सॉफ्टवेयर आते हैं। तीसरा, दूरसंचार व नेटवर्क प्रौद्योगिकी, तो इसके अंतर्गत दूरसंचार के माध्यम, प्रक्रमक तथा इंटरनेट से जोड़ने के लिए तार या बेतार पर आधारित सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सुरक्षा, सूचना का कूटन आदि हैं। चौथा, मानव संसाधन, तो तंत्र प्रशासक, नेटवर्क प्रशासक आदि इसके अंतर्गत आते हैं। प्रभाव जाने तो सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरी धरती को एक गांव बना दिया है और इसके विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़कर एक वैश्विक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। यह नवीन अर्थव्यवस्था अधिक रूप से सूचना के रचनात्मक व्यवस्था व वितरण पर निर्भर है। इसके कारण व्यापार और वाणिज्य में सूचना का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। इसीलिए इस अर्थव्यवस्था को सूचना अर्थव्यवस्था भी कहने लगे हैं। आज परंपरागत अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती जा रही है और सूचना पर आधारित सेवा अर्थव्यवस्था निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। सूचना क्रांति से समाज के संपूर्ण कायाकल्प प्रभावित हुए हैं। शिक्षा, ई लर्निंग, स्वास्थ्य, ई हेल्थ, व्यापार, ई कॉमर्स, प्रशासन, सरकार, ई गवर्नेंस, उद्योग, अनुसंधान एवं विकास, संगठन, प्रचार, धर्म आदि सब के सब क्षेत्रों में काया पलट हो गया है। आज का समाज सूचना समाज कहलाने लगा है। भविष्य जाने से जुड़े तो सूचना के माध्यम के साथ सूचना की सुरक्षा का महत्व भी बढ़ेगा। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। विशेष रूप से सूचना सुरक्षा एवं सर्वर के विशेषज्ञों की मांग बढ़ेगी। इतिहास तो सूचना प्रौद्योगिकी विभिन्न कालखंडों में अपने समय की सूचना से संबंधित समस्याओं, इनपुट, प्रसंस्करण, आउटपुट, संचार आदि को हल करने की जिम्मेदारी संभालती है। अतः इसके इतिहास को 4 मूल कालखंडों में बांटा जा सकता है। पहला, यांत्रिक युग के पूर्व, दूसरा यांत्रिक युग, तीसरा विद्युत यांत्रिक युग और चौथा इलेक्ट्रॉनिक युग। तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। भाषा मानव जीवन का अभिन्न अंग है और संप्रेषण के द्वारा ही मनुष्य सूचनाओं का आदान प्रदान एवं उसे संग्रहित करता है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अथवा राजनीतिक कारणों से विभिन्न मानवीय समूह का आपस में संपर्क बन गया है। गत शताब्दी में सूचना और संपर्क के क्षेत्र में
अद्भुत प्रगति हुई है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के फलस्वरूप विश्व का अधिकांश भाग जुड़ गया है। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने ज्ञान के द्वार खोल दिए हैं। बुद्धि और भाषा के मिलाप से सूचना प्रौद्योगिकी के सहारे आर्थिक संपन्नता और भारत अग्रसर हो रहा है। इंटरनेट द्वारा डाक भेजना, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संभव हुआ है। ऑनलाइन सरकारी कामकाज विषय तक, ई प्रशासन, ई बैंकिंग द्वारा बैंक व्यवहार, ऑनलाइन शिक्षा सामग्री के लिए ई एजुकेशन आदि के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के बहुआयामी उपयोग के कारण विकास के नए द्वार खुले हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और इस क्षेत्र में विभिन्न प्रयोगों का अनुसंधान करके विकास की गति को बढ़ाया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी में सूचना, आंकड़े तथा ज्ञान का आदान प्रदान मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में फैल गया है। हमारी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक व अन्य बहुत से क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास दिखाई पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल उपकरणों की सहायता से इस क्षेत्र में निरंतर उपयोग हो रहा है। आर्थिक उदारतावाद के इस दौर में वैश्विक ग्राम, ग्लोबल विलेज की संकल्पना संचार प्रौद्योगिकी के कारण सफल हुई है। इस नए युग में ई कॉमर्स, ई मेडिसिन, ई एजुकेशन, ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग आदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का विकास का प्रतीक बन गया है। कंप्यूटर युग के संचार समाज में प्रवेश कर रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी इस अधिकतम देन के ज्ञान एवं इनका सार्थक उपयोग करते हुए उसे लाभान्वित होने की सभी को आवश्यकता है। संचार प्रौद्योगिकी तो संचार प्रेषक का प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की प्रक्रिया है, जिसमें जानकारी पहुंचाने के लिए ऐसे माध्यम का प्रयोग किया जाता है जिसमें संप्रेषित सूचना प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों समझ सकें और यह एक ऐसी प्रक्रिया का आदान प्रदान कर सकें जिस संचार की मांग है कि सभी पक्ष एक समान भाषा का बोध कर सकें और जिसका आदान प्रदान हुआ हो। श्रावणिक माध्यम है बोली, गाना और कभी कभी आवाज का स्वर एवं गैर मौखिक शारीरिक माध्यम जैसे कि शारीरिक हाव भाव, संकेत, बोली, समभाषा, स्पर्श, नेत्र संपर्क अथवा लेखन का प्रयोग संचार की परिभाषा। देखिए संचार के प्रकार, तो संचार दो प्रकार से होता है, एक शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक माध्यम। दो माध्यम है, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक माध्यम दो प्रकार के हैं, एक तो मौखिक और दूसरा लिखित। और अशाब्दिक माध्यम है दृश्य संकेत, श्रव्य संकेत, दैहिक भाषा और पार्श्व भाषा। अब जानते हैं संचार की विधियां। तो पहली विधि है सिंप्लेक्स विधि। डाटा और सूचनाओं का एक ही दिशा में संचरण होता है और इसमें सूचना प्राप्त होना सुनिश्चित नहीं होता, जैसे रेडियो का प्रसारण। दूसरा है अर्ध डुप्लेक्स विधि। तो इसमें सूचना का संचरण दोनों दिशा में किया जा सकता है, पर एक बार में एक ही दिशा में सूचनाएं जा सकती हैं। उदाहरण के लिए टेलीफोन पर आवाज का आदान प्रदान। तीसरा है पूर्ण डुप्लेक्स विधि। तो इसमें सूचना तथा डाटा दोनों दिशाओं में एक साथ प्रेषित किया जा सकता है। संचार के माध्यम, तो संचार के माध्यम है प्रकाशीय तंतु, दूसरा को एक्सियल केबल, तीसरा संचार उपग्रह, चौथा युग्मन तार, पांचवा ईथरनेट केबल, छठवा माइक्रोवेव। सबसे पहले जानते हैं प्रकाशीय तंतु के बारे में। तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी पतली तार होती है जिसमें लाइट का उपयोग कर के डाटा ट्रांसफ़र बहुत ही तेज़ी से किया जाता है। एक स्पेशल कोण से लाइट दिखाने पर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर चलता है। ऑप्टिकल फाइबर में बिजली का संचार नहीं, लाइट का संचार होता है। इसमें बिजली का संचार नहीं होता, इसमें लाइट का संचार होता है और लाइट का उपयोग करके इसकी स्पीड को बहुत तेज किया गया है। ऑप्टिकल फाइबर पतले कांच या प्लास्टिक से बनी एक तार होती है जिससे लाइट के रूप में जानकारी का प्रवाह होता है। ये तारें किन्हीं अन्य तारों के मुकाबले बहुत महंगी होती हैं और इसमें डाटा 3 लाख किलोमीटर
पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल करता है। इसका प्रारंभ हुआ तो इसे 1966 में पहली बार बनाकर टेस्ट किया गया, तो यह प्रभावी रूप से ठीक नहीं था। कई सारे अनुसंधान के बाद 1975 से शुरू हुआ अनुसंधान की एक अवधि के बाद पहली व्यावसायिक फाइबर ऑप्टिकल संचार प्रणाली विकसित की गई। इसके बाद प्रगति होती गई और इसका दायरा 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर और ऐसे ही बढ़ता चला गया। इसके कार्य जाने तो ऑप्टिकल फाइबर पर जहां डाटा रिसीव किया जाता है वहां एक ट्रांसमीटर लगा होता है। आपको बता दें कि यही डाटा ऑप्टिकल फाइबर लाइन ले जाता या आता है। यह ट्रांसमीटर इलेक्ट्रॉनिक पल्स इंफॉर्मेशन को सुझाता है और इसको प्रोसेस करके लाइट पल्स के रूप में ऑप्टिकल फाइबर लाइन में ट्रांसमिट कर देता है और डिजिटल डाटा लाइट पल्स के रूप में केबल के अंदर भेजा जाता है और इनको रिसीवर एंड पर बाइनरी वैल्यू में बदल लिया जाता है और इसी को आपका कंप्यूटर समझ पाता है और आपको जानकारी दे पाता है। इसकी संरचना जाने तो इसकी मोटाई आपके बाल से भी कम होती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में 2 लेयर होती हैं। पहली लेयर का नाम कोर होता है और दूसरी लेयर का नाम क्लेडिंग होता है। इनके रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वजह से ही ऑप्टिकल फाइबर में इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाता है और इसको पॉलीमाइड की लेयर से ढका जाता है, पॉलीमाइड की लेयर से, ताकि यह सुरक्षित रह सके। उपयोग के हिसाब से लेयर भी चढ़ाई जा सकती है ताकि एनर्जी और लाइट एक से दूसरे फाइबर में ना जा सकें। इनके प्रकार जाने तो स्ट्रेंथ के आधार पर प्रकार जाने तो स्ट्रेंथ के आधार पर प्रकार में पहला है लूज कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है टाइट कॉन्फ़िगरेशन। सिग्नल मोड के आधार पर सिंगल मोड, दूसरा मल्टी मोड। इसके फायदे जाने तो बड़े बैंडविड्थ, कम नुकसान, विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप की प्रतिरक्षा, छोटे आकार और हल्के, सुरक्षा, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिशन। नुकसान जाने तो ये महंगी है, मुश्किल सेटअप है और रिपेयरिंग। दूसरा है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल तो कोएक्सियल केबल एक तार है जो ऑडियो और विजुअल कामों के लिए टीवी और वीसीआर में काम आता है। यह तांबे से बना हुआ तार होता है जो 4 परतों में होता है और इसके संकेतों का संचरण केंद्रीय ठोस तार होता है जबकि सील्ड अर्थ से जुड़ा होता है। इसमें संकेतों की हानि अपेक्षाकृत कम होती है, इसकी बैंडविड्थ अधिक होती है तथा यह संकेतों को अधिक दूरी तक ले जा सकता है। इसका उपयोग केबल टीवी नेटवर्क में भी किया जाता है। कोएक्सियल केबल का बैंडविड्थ 10 Mbps तक हो सकता है। केबल टीवी द्वारा ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान की जा सकती है। केबल मॉडेम का प्रयोग कर इसमें टीवी प्रसारण देखने के साथ साथ इंटरनेट सेवा का उपयोग किया जा सकता है। तीसरा है संचार उपग्रह। दूरसंचार के प्रयोजनों के लिए संचार उपग्रह अंतरिक्ष में तैनात एक कृत्रिम उपग्रह है। निश्चित सेवाओं के लिए संचार उपग्रह पनडुब्बी संचार केबल के पूरक माइक्रोवेव रेडियो प्रसारण तकनीक उपलब्ध कराते हैं। उनका इस्तेमाल मोबाइल अनुप्रयोगों जैसे जहाज, वाहनों, विमानों आदि, हस्तचलित टर्मिनलों तथा टीवी, कंप्यूटर और रेडियो प्रसारण के लिए होता है, जहां केबल जैसे अन्य प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग अव्यावहारिक या असंभव है। संचार उपग्रह 2 आवृत्तियों पर कार्य करता है। सी बैंड जो 4 से 6 गीगाहर्ट्ज़ होता है। दूसरा है K4 बैंड जो कि 11 से 14 गीगाहर्ट्ज़ होता है। ये 2 हैं, सी बैंड, K4 बैंड। इसमें 6 या 14 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति को उपग्रह की ओर भेजा जाता है और उपग्रह पर स्थित ट्रांसपोंडर इसे सर्वाधिक कर 4 या 11 गीगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति वापस भेज देता है। संचार व्यवस्था के लिए भू-स्थितिक उपग्रह का उपयोग किया जाता है। उपग्रह के संचार को आसान बनाने के लिए एंटीना का आकार छोटा 1 से 2 मीटर व्यास का किया जाता है, जिसे वी सेट
कहा जाता है, वेरी स्मॉल एपरेटस टर्मिनल। चौथा है युग्म तार। इसमें तांबे की 2 तार होती हैं जिन पर प्लास्टिक या टेफ्लॉन कुचालकों की परत चढ़ी रहती है और ये तार आपस में लिपटे रहते हैं और संतुलित माध्यम बनाते हैं, जिसमें केबल में शोर में कमी आती है और यह संकेतों को रिपीटर के बिना लंबी दूरी तक ले जाने में सक्षम है। 5वां ईथरनेट केबल। कंप्यूटर व नेटवर्क डिवाइस को आपस में ईथरनेट केबल से जोड़ा जाता है, जैसे टेलीफोन, मॉडेम, राउटर आदि। इसमें ईथरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। इसके प्रयोग से लैन नेटवर्क भी बनाया जा सकता है और एक ईथरनेट केबल 100 मीटर तक कार्य करता है। यद्यपि नेटवर्क ब्रिज का प्रयोग कर उसे बढ़ाया भी जा सकता है। 6वां है माइक्रोवेव। इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संप्रेषण से संचार स्थापित किया जाता है। उच्च आवृत्ति 2 से 40 गीगाहर्ट्ज होने के कारण इसमें कम लंबाई के पाराबोलिक एंटीना का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि उच्च आवृत्ति की तरंगें किसी बाधा को पार नहीं कर सकती, अतः प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के एंटीना सीधी रेखा में होने चाहिए। इसलिए माइक्रोवेव में एक निश्चित दूरी के बीच रिपीटर का प्रयोग करना पड़ता है और टीवी प्रोग्राम इसी माध्यम से प्रसारित होते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।